क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और पिछली क्लासेस में हमने काफी कुछ कवर किया। हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम कैसे होता है, हमने देखा बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, हमने देखा बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमने बात किया। हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट उसको देखा, हमने इंडस्ट्रियल पर्पज में माइक्रोब का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी देखा हमने। ठीक है, हमने देखा फाइन केमिकल्स बायो रिएक्टिव एजेंट्स माइक्रोब से मिलते हैं, तो उनके बारे में देखा हमने। कौन से एजेंट को कौन से माइक्रोब से निकालते हैं हम, इस बारे में बेटा बिल्कुल टेबल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? पिछली क्लास में मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चन किए थे जिनके आपने बिल्कुल सही सही उत्तर दिए आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप, और ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। चलिए, तो आज हम आगे बढ़ने के पहले आपसे मैं कुछ दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा जिसके आप मुझे उत्तर लिख भेजेंगे कमेंट में। बताइए, नंबर एक मुझे बताइए, उस वायरस का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम कॉमनली हम जो है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट करते हैं। ठीक है, उन वायरस का नाम बताइए जिनका इस्तेमाल हम जो है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, ठीक, आपको बताना है उस वायरस का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। आपको बताना है उस फंजाई का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम बड़े कॉमनली बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। और ये जो फंजाई होती है ये कई सारे निमेटोडा और रूट पैरासाइट को जो है प्लांट पर अटैक करने से रोकती है। फंजाई का नाम बताना है आपको। के देखो, याद रखना के उस फंजाई का नाम बताना है जो प्लांट के रूट इकोसिस्टम के पास में प्रेजेंट रहती है, रूट वाले एरिया के पास प्रेजेंट रहती है और रूट पर निमेटोडा के अटैक को कम करती है। आपको बताना है उस वायरस का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, आपको बताना है उन बैक्टीरिया का नाम बताना, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसका टॉक्सिन, जिस बैक्टीरिया का टॉक्सिन इंसेक्ट्स की गट में छेद करता है और उनको मार देता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिस बैक्टीरिया का टॉक्सिन जो है हम स्पोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्पोर को हम छिड़कते हैं और उस स्पोर से जो है वो एंडोटॉक्सिन निकलता है जो एक्टिव होता है और इंटेस्टाइन में इंसेक्ट कीटों की इंटेस्टाइन में छेद करता है, पोर करता है, गट के अंदर पोर करता है, इससे इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, तो आपको एक बैक्टीरिया, एक फंजाई, एक वायरस जिनका नाम मैंने पूछा है वो आपको बतलाना है। पिछली क्लास में इनके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। चलिए, आज का टॉपिक क्या हमारा, आज का हमारा जो हिस्सा है वो आखिरी हिस्सा इस चैप्टर का, वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर के जैव उर्वरक के रूप में माइक्रोब का इस्तेमाल। पिछली क्लास में हमने साफ साफ बात की थी कि क्यों हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको बतलाया था कि हम जो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वे हमारे खाने में आते हैं, वो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं के, और कई सारी बीमारियों का कारण भी होते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर डैमेज करते हैं। वही कंडीशन है बेटा केमिकल फर्टिलाइजर की। केमिकल फर्टिलाइजर का जब हम एक्सेसिव छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है, फसल का उत्पादन तो बढ़ता है, आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, और वाटर बॉडी में जब ये एक्सेस फर्टिलाइजर पहुंचते हैं तो वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी बड़ा तेजी से ग्रो करता है जिससे एक्वाटिक लाइफ, जली जीवन खतरे में आता है। और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वाटर ब्लूमिंग कहते हैं या एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में के। इसे हम बोलते हैं वाटर ब्लूमिंग कहते हैं या एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं इसको हम। क्लियर? ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर भी जो है महंगे होते हैं, उनको बनाने में बड़े पैमाने पर एनर्जी खर्च होती है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हार्मफुल भी होते हैं, पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा भी बनते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए, जैसे इस इमेज से हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये जो तस्वीर है हमको साफ साफ बतला रही है कि जो भी खाद आप
जो भी खाद या केमिकल फर्टिलाइजर आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं, फाइनली वो मिट्टी में जाके सेटल डाउन होते हैं, वहां से पंप से रेन वाटर के थ्रू बहकर जो है वो कहां पहुंचते हैं, नदियों तक पहुंचते हैं, और फाइनली नदियों में जो है वो पहुंच जाते हैं, के वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं। के क्लियर? जो वाटर बॉडी में पॉल्यूशन करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। के याद रखिए, केमिकल यूजेज, जो भी केमिकल, चाहे आप केमिकल का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड के रूप में कर रहे हो, पेस्टिसाइड के रूप में कर रहे हो, वे हमेशा हार्मफुल होते हैं। के तो इसीलिए अब चूंकि देखिए, अब बात यह कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, तो हमको खेती के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कम उत्पादन से काम चला ले, कारण उसके पीछे कि हमको भोजन तो चाहिए। ठीक है, तो देयर इज एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। के लगातार कृषि उत्पादों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। के और इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई लोगों को मालूम है कि यूरिया डालेंगे, तमाम पोटाश डालेंगे, केमिकल्स का छिड़काव करेंगे तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा, और बाजार को डिमांड है, बाजार में इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, और इस सब का परिणाम निकलता है पॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो देखिए, डिमांड का होना नेचुरल चीज है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है लगातार, तो रिसोर्सेज का डिमांड तो होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डिमांड तो होगा। लेकिन यदि हम केमिकल्स का जो है वो एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, जिससे कई सारे मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। के अब देखिए, आप देख रहे हैं कि नदी का पानी जो है वो, आप देख रहे हैं कि एक जो वाटर बॉडी उसका पानी जो है पूरा हरा हो चुका है, एकदम ग्रीन हो चुका है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है वह एक्सेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि जो खेतों के अंदर आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए थे, फाइनली बहकर वो कहां पहुंच गए, बहकर वो वाटर बॉडी में पहुंच गए, और जब वाटर बॉडी में एक्सेसिव फर्टिलाइजर पहुंच जाते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेसिव ग्रोथ करती है, इतना तेज ग्रोथ करती है कि पूरा वाटर जो है वो ग्रीन आता है। इसे वाटर ब्लूमिंग कहते हैं, एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो ऑक्सीजन वाटर बॉडी में धीमे धीमे डिसॉल्व हो रही थी वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है, एक्वाटिक लाइफ, नीचे सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती है, तो एक्वाटिक लाइफ खतरे में पड़ जाती है के, और वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एनिमल्स मरने लगते हैं। क्लियर? और ये एक बड़ी समस्या होती है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। और ये सारा कुछ जो है क्यों, जो किससे जुड़ा हुआ है, ये केमिकल फर्टिलाइजर के ओवर यूज से जुड़ा होता है। के देखिए, लिखा साफ फर्टिलाइजर रन ऑफ कैन कॉज अननेचुरली हैवी एल्गल ब्लूम। के जब फर्टिलाइजर बहकर वाटर रिसोर्स तक पहुंचते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं। के टू मच एल्गी कैन डिप्लीट द ऑक्सीजन इन द वाटर। जो बड़ी मात्रा में एल्गी होती है वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम करती है। अब आप बोलोगे सर ये एल्गी भी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी ना, लेकिन ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्योंकि ये तो सरफेस पर प्रेजेंट है ना बेटा, तो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। के लेकिन वाटर बॉडी के अंदर का जो ऑक्सीजन था वो एक्वाटिक लाइफ के लिए जरूरी था, वो कम होने लगेगा। के इससे मछलियां मरने लगती है इसमें के, एंड कॉजेस फिश टू डाई। ठीक है, तो अब तरीका क्या है, तरीका ये फिर से देखो बेटा, कुल मिलाकर बात यह कि हमने पिछले कई दशकों में, पिछले कुछ डिकेड हम बात करें, पिछले कुछ सेंचुरीज में हमने बहुत तरक्की किया। हमने पिछले 100 सालों में बहुत सारे केमिकल खोज निकाले, बहुत कुछ खोज लिया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों पर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जो खोजा था वो टेम्परेरी था। देखिए, पहले के जो किसान थे वो गोबर की खाद का ही यूज करते थे, पहले के जो किसान थे वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल ही करते थे, और फिर क्या हुआ, फिर फूड की डिमांड बढ़ी, हमने मार्केट खड़े किए, और उसके चलते फिर क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर में हम जो है केमिकल्स और मशीनरी सब यूज करने लगे। तो शुरुआत में उत्पादन बढ़ा, लेकिन अब क्या है, अब उसके दूसरे नेगेटिव परिणाम हमको देखने मिल रहे हैं। तो अब आज की आवश्यकता यह है कि हमारा फूड प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 3 ये है कि हम जो भी फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम ऑर्गेनिक मेथड का इस्तेमाल करें, प्रकृति के नियमों को समझें हम, और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को हम ऑपरेट करें हम। के तो इसका मतलब ये कि स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें जैविक खेती, हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक कृषि बोलते हैं, जैविक खेती पर हमें आना पड़ेगा, और उसके लिए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? देखो बेटा,
बायो फर्टिलाइजर वे जीव होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, के वे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको एनरिच करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, दे आर द सोर्स ऑफ फास्फोरस, दे आर द सोर्स ऑफ पोटेशियम, के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वे सब प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सफिशिएंट मात्रा, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए होती है और वो मिल जाता है। मेन मुद्दा जो होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट का, उसमें भी नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर। मैं पहले बतला चुका हूं आपको, के कहां बतला चुका हूं, मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया तब मैंने बताया था आपको कि जो नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। तो बायो फर्टिलाइजर वो एजेंट्स हैं, वे ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। दे में भी देखो इसका संबंध ऐसा नहीं कि कोई कोई बैक्टीरिया है वही बायो फर्टिलाइजर है। ये एक ग्रीन प्लांट हो सकता है, ये एक फंजाई भी हो सकती है, ये एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये एक एल्गी भी हो सकती है। एनीवन जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहा है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, के दीज आर दी मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो है बेटा बैक्टीरिया है, फंजाई है और साइनोबैक्टीरिया, दे आर दी मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इमेज है वो जड़ों का है, के रूट्स का है। के रूट्स में आपको नोड्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, रूट्स में आपको नोड्यूल दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा जिसके आप उत्तर मुझे भेजेंगे, कमेंट में लिख भेजिए इसको, मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। के ये जो नोड्यूल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये ऐसे नोड्यूल, रूट नोड्यूल किस एंजियोस्पर्मिक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है? फैमिली का नाम बताना आपको, के कौन से एंजियोस्पर्मिक फैमिली में आपको रूट नोड्यूल एसेंशियली देखने मिलते हैं आपको? ठीक है, विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली इज ऑलवेज हैविंग रूट नोड्यूल्स? ठीक है, किस एंजियोस्पर्मिक परिवार में आपको हमेशा रूट नोड्यूल देखने मिलते हैं? और मैं आपको हिंट देता हूं, ये फैमिली से, इस फैमिली से हमको कई सारी दालें मिलती हैं, कई सारी हमको पल्सेस मिलती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इस रूट नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नेम ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का आपको नाम बताना है जो रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का जो रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है? तो ये भी हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये पता होना चाहिए बेटा। क्लियर? ठीक है, चलिए पहले अब मैंने आपसे कहा ना कि वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए, आंसर भेजिए। भेजा? चलो यकीन कर लिया आपकी बात का। फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसको फेबेसी या पेपिलोनेसी भी कहते हैं। तो फैमिली लेग्यूमिनेसी, फेबेसी, पेपिलोनेसी ऐसा एंजियोस्पर्मिक परिवार है जिससे हमको दालें मिलती हैं। ऑल दी पल्सेस ऑफ मेंबर ऑफ ए सिंगल फैमिली, फैमिली लेग्यूमिनेसी। लेग्यूम प्लांट की जड़ों में रूट नोड्यूल पाए जाते हैं और उन रूट नोड्यूल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जिसका साइंटिफिक नेम बैसिलस रेडिसिकुला होता है। और राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में, अमोनिया में कन्वर्ट करना। क्लियर? चलिए वापस आते हैं चैप्टर में। नोड्यूल ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया, इट्स ए बैक्टीरिया। ठीक है, राइजो मींस रूट, बीएम मतलब नोड्यूल। के बीएम का मतलब होता है मोती के समान, नोड्यूल, राइजो का मतलब होता है रूट के, तो रूट नोड्यूल में मिलने वाला बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में हमको ये देखने मिलता है के। और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं बेटा के बेसिकली, और जो है वो उसको अमोनियम सॉल्ट के अंदर में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली वो जो है वो ऑर्गेनिक, डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है के। ठीक, तो जो है अब देखिए यहां पे कंफ्यूज मत करना आपकी, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म के। तो आप बोलोगे सर अमोनिया कब से ऑर्गेनिक हो गया इसके? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो अमोनियम सॉल्ट बनते हैं ये, और ये बनने के बाद में इसका जो है मेटाबॉलिज्म, इसका एसिमिलेशन होता है और फिर दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन इज ए ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? ठीक है, तो फिर विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, इसका इस्तेमाल पौधे न्यूट्रिएंट के रूप में करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, और कैसे रूट नोड्यूल बनते हैं इस बारे में भी हमने बात किया हुआ था। हमने कहा था कि राइजोबियम एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, रूट के रूट हेयर के संपर्क में आएगा और वहां से इन्फेक्शन थ्रेड को बनाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड अंदर तक पहुंचेगा, कॉर्टेक्स वाले हिस्से तक पहुंचेगा, कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जो है सेल्स का एक्सेसिव ग्रोथ होगा और वहां पर जो है वो उसे हम क्या बोलेंगे, नोड्यूल बोलेंगे। और इन नोड्यूल में जो बैक्टीरिया होगा वो इमोबाइल, वो मूव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसको बैक्टेरॉइड बोलेंगे। और इन रूट नोड्यूल के अंदर हमको लेग हीमोग्लोबिन भी देखने मिलेगा जो नाइट्रोजन फिक्स करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम नहीं कर पाता है, तो लेग हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन को हटा लेता है। क्लियर? Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. फिर दूसरे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये है बेटा एजोस्पाइरिलम है और एजिटोबैक्टर के, और ये भी नाइट्रोजन, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है। याद रखिए, ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो, और जितने भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, ऑल दोज बैक्टीरिया जिनके पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन का पावर होता है, उनको हम जो है वो डाईएजोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, उनको हम डाईएजोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पावर होता है, ठीक है। तो एजोस्पेरिलम हुआ, एजिटोबैक्टर हुआ, ये फ्री लिविंग कंडीशन में, मुक्त अवस्था में, देखो राइजोबियम जो था वो सिम्बायोटिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करता है, जबकि एजोस्पेरिलम और एजिटोबैक्टर जो होते हैं वो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात याद रखना कि पौधे की जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती हैं, कि जड़ें जो मिट्टी के अंदर होती है ना, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं, कि दी सॉइल एरिया नियर बाय द रूट्स इज नोन एज राइजोस्फीयर। वो मिट्टी का के अंदर का सारा क्षेत्र जहां जड़ें प्रेजेंट होती है उसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। कि राइजोस्फीयर में कई बार हमको जो है वो, देखो कई बार हमको वहां पर फंजाई देखने मिलती है, और ये फंजाई जो होती है वो हायर प्लांट की रूट के साथ में सहजीवी संबंध बना लेती है। देखो जो वर्ड है माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, तो माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। राइजा वर्ड का मतलब होता है रूट, ठीक है। याद रखना, हायर प्लांट, उच्च पौधों की जड़ों का फंजाई के साथ में जो सहजीवी संबंध होता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं हमके। तो माइकोराइजा जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जड़ों का फंजाई के साथ में सहजीवी संबंध होता है, और इससे एक बड़ा फायदा होता है, फंजाई को न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, और बदले में फंजाई जो है वो कई सारे सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है और वो प्लांट को प्रोवाइड करती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के न्यूट्रिशन में माइकोराइजा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए कितना फर्क पड़ता है यदि हम दोनों प्लांट को कंपेयर करें। एक प्लांट में के राइजोस्फीयर में केवल जड़ें हैं, वहां फंजाई नहीं है, उसकी ग्रोथ देखिए, और बाजू वाले प्लांट में आप देख रहे हैं कि माइकोराइजोस्फीयर दिखाई पड़ रहा है, रूट प्लस फंजाई जो है दोनों के माइकोराइजा कनेक्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों प्लांट की ग्रोथ में आपको सिग्निफिकेंट अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या आप देख रहे हैं, दूसरा प्लांट जो है उसका डायमीटर बढ़ गया है, थोड़ा पत्तियां बड़ी हो गई है, लेंथ भी अधिक हो गया उसका, के जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो अंतर केवल फंजाई के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के कारण है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं एक छोटा सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, उनको माइकोराइजा संबंधों की बड़ी आवश्यकता होती है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं ना बेटा, वे बगैर माइकोराइजा के ग्रो नहीं कर सकते। कारण ये होता है उनमें प्रॉपर रूट हेयर नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में बड़ी मात्रा में रूट हेयर नहीं होते हैं, इसलिए उनमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। तो जिम्नोस्पर्म को यदि ग्रो करना है तो उसको फंजाई से के साथ में सहजीवी संबंध बनाना ही पड़ेगा। जबकि एंजियोस्पर्म की जड़ें गहरी जाती हैं
और बड़ी संख्या में रूट हेयर उनमें होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोराइजा कनेक्शन नहीं मिलेगा, तब भी वो ग्रो कर लेंगे। यदि मिलेगा तो बेहतर ग्रो करेंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, छोटा सा सीडलिंग, छोटा सा प्लांट हटके बिल्कुल जमीन से निकले हुआ अभी प्लांट है, उसमें आप देखिए कितने गहरे माइक्रोराइजा कनेक्शन बने हुए हैं। बड़ी संख्या में फंजाई ने जो है वो कनेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इससे उसको पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन उसको मिल पाता है, ठीक है। देखिए आप इमेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि माइक्रोराइजा कनेक्शन बेसिकली फास्फोरस के न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे न्यूट्रिशन को प्रमोट करने में इनका कोई रोल नहीं होता है, दूसरे न्यूट्रिशन को भी प्रमोट करते हैं, पर मेनली देखा गया है फास्फोरस। याद रखना, अलग से पूछेगा तो मेनली फास्फोरस, ठीक है, देख रहे हैं। चलिए, फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स माइक्रोराइजर के, किससे बेटा? प्लांट, हायर प्लांट की रूट किसके साथ संबंध होते हैं बेटा? ये संबंध होते हैं हायर प्लांट। हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम शामिल करते हैं। हायर प्लांट्स की रूट्स होती है और उनका फंजाई के साथ में सहजीवी संबंध होता है, और इस संबंध को माइकोराइजा बोलते हैं हमके। मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा के, याद रखिए फंजाई में भी जो मोस्ट कॉमन फंजाई जो माइक्रोराइजा कनेक्शन बनाती है वो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप की होती है, देन बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप की होती है। एस्कोमाइसिटिस फंजाई और बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई, फंजाई के क्लासेस ग्रुप है के, ये सबसे अधिक सहजीवी संबंध आते हैं, और उसमें भी सबसे कॉमन जीनस जो होता है वो होता है ग्लोमस। वेरी वेरी आईएमपी, भूलना नहीं है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, ठीक। ग्लोमस जो है वो फंजाई का ऐसा जीनस है जो माइक्रोराइजा कनेक्शन बनाने में सबसे सक्सेसफुल होता है, सबसे अधिक माइक्रोराइजा कनेक्शन में हमको देखने मिलता है, ठीक है। द फंगल सिम्बायंट इन दिस एसोसिएशन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा की बात कर रहे हैं। दे एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट के, ये सभी तरह के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली ये फॉस्फेट के न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे बेनिफिट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? अगेन हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा की बात कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, जब जड़ों के आसपास फंजाई प्रेजेंट होती है, अब देखो बेटा एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लेते हैं यहां पे हम। क्या होता है, जो रूट हेयर है, मान लो मैंने कहा ये रूट है, इसके आसपास फंजाई ने क्या किया, एक पूरा नेटवर्क बना लिया ऐसा, ठीक है, ठीक, ऐसा पूरा नेटवर्क बना लिया और कुछ कनेक्शन से रूट से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम एक्टो माइक्रोराइजा, जैसे एक्टो माइक्रोराइजा बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एक्टो माइक्रोराइजा बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ प्लांट में देखने मिलता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा सेकंड बड़ा कॉमन जो देखने मिलता है ये कि ये रूट है, ठीक है, ये फंजाई का जो है वो थैलस है, फंजाई की बॉडी है, इससे जो है माइसीलियम रूट के अंदर चली जाती है, अंदर हमको ये देखने मिल रही है, ठीक है। ये कहलाता है एंडोमाइकोराइजा, इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं, इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वर्म भी कहते हैं। और वर्म का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा, वर्म। V फॉर वेसिकुलर, A फॉर अर्बस्कुलर, M फॉर माइक्रोराइजा के। और ये सबसे कॉमन देखने मिलता है प्लांट में के वर्म जो होता है। तो कभी मान लो एग्जाम में वर्म लिखा जाए, क्यों बतला रहा हूं के, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को लिख के देते हैं एग्जाम में ब्लू एल्गी लिखा आता है BGA, हम समझ गए इसका मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी के। कभी वर्म लिखा जाए तो उसका होता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, याद रखना, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि हमको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमको, ठीक है। तो जो फंजाई जब रूट के आसपास होगी तो रूट पर दूसरे पैथोजन, निमेटोडा या दूसरे पैथोजन अटैक नहीं कर पाएंगे, तो ये रूट को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्लांट को सूखे से बचा, जो हाई सॉल्टी इन्वायरमेंट है उससे भी सेव करती
करती है, सूखे से बचाती है वो उठ के, और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आसपास इतना एक्सटेंसिव फैला होता है कि कहीं ना कहीं से वाटर प्लांट को प्रोवाइड कर देगा, कहीं ना कहीं से प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। जैसे देखा था ना हमने कि छोटा सा प्लांट था, लेकिन छोटे से प्लांट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बड़ा सारा जो है वो, देखिए ये वाला इमेज देखा था, मैं वापस बैक जा रहा हूं उसमें, देखिए इस इमेज में देखिए प्लांट तो जरा सा है, इतना सा प्लांट है के, लेकिन आप देखिए माइक्रोराइजा कनेक्शन देखिए इसके, आप कितने गहरे फैले हुए हैं के, तो कहीं ना कहीं से वाटर प्रोवाइड कर देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, तो पौधे के सूखने से बचाता है, पौधे को इन्फेक्शन सेव करता है। तो कई सारे बेनिफिट हमको माइक्रोराइजा कनेक्शन के देखने मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या देख रहे हैं इस इमेज में। अच्छा एक बात बताओ, इस इमेज को देख के बता पाएंगे आपकी कौन सी खेती यहां पर हो रही है? आप बिल्कुल सही है कि आप देख रहे हैं ये धान रोप रहे हैं के, यानी ये पेडी फील्ड है, ये चावल का खेत है, इसमें की चावल की खेती की जा रही है। तो जो है खेतों में पानी भरने के बाद चावल को जो है वो लाइन से रोपते हैं, इसे धान रोपना कहते हैं, पेडी कल्टीवेशन कहते हैं। और इस पेडी कल्टीवेशन में गौर कीजिए कि पौधों के बीच में जो पानी भरा हुआ है ना, उसमें आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिखाई पड़ रहा है पूरा। वो ग्रीन ग्रीन हिस्सा क्या है? वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। वो क्या है बेटा? वो है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। और किसान अच्छे से समझ चुके हैं कि यदि खेतों में ब्लू ग्रीन एल्गी का छिड़काव करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को आप ग्रो करेंगे पानी में, तो वो नाइट्रोजन का बड़ा अच्छा सोर्स होता है, और आपको बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन नेचुरली मिल जाएगा, और आपको अलग से यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप है ना, गौर से देखिए, ये खेत के अंदर पानी भरा, देखिए इमेज को ध्यान देखिए, ये देखो खेत के अंदर ये पानी भरा हुआ ना, है ना, देखिए आप ये वाटर भरा हुआ पूरा, देख रहे हैं वाटर भरा है, और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, हरा 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 क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये दिखाई पड़ रहा है पूरा का पूरा ये साइनोबैक्टीरिया के ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई पड़ रही है। और खेतों में इस साइनोबैक्टीरिया को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा अच्छा जो है वो एक टेरिडोफाइटा होता है, उस टेरिडोफाइटा का नाम है एजोला पिन्नाटा, उसका नाम है एजोला पिन्नाटा के। इसकी लीफ में जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली, ब्लू एल्गी एनाबिना एजोली इसकी लीफ में पाई जाती है। तो क्या करते हैं खेतों में हम एक टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, और इस टेरिडोफाइटा का नाम है एजोला पिन्नाटा, जो एक एक्वाटिक टेरिडोफाइटा होता है। इसकी लीफ में ब्लू एल्गी एनाबिना एजोली जो है वो सिम्बायोटिक रूप से पाई जाती है, और ये जो एल्गी होती है ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है, और जब खेतों से पानी निकल जाता है, चावल का प्लांट ग्रो करता है, तब ये जो प्लांट्स जब मिट्टी में सड़ जाता है एनाबिना एजोली, और उसके बाद क्या होता है, चूंकि इसको तो वाटर चाहिए था, खेतों से क्या धान की खेती करने में शुरू में वाटर भरते हैं, बाद में वाटर को हटा देते हैं वहां से, तो फिर वो ये प्लांट जब ये मरेगा तो ये मिट्टी में सड़ने के बाद वहां पर नाइट्रोजन को ये प्रोवाइड कर देगा के, तो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब। क्या होते हैं बेटा? ये बेसिकली दे आर दी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये हेटेरोसिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद है ना आपको हेटेरोसिस्ट? हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा हुआ था कि हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं। अब कई बच्चों को बोला सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं। अरे देखो बेटा, वो चैप्टर जो है ना वो चाबी है, सब जगह पर उनका जिक्र होगा ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। तो मैंने बताया था आपको कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के जो फिलामेंट में कुछ सेल थोड़े साइज में फूली हुई होती है, आपको कलरलेस टाइप की दिखाई पड़ती है, एम्प्टी लुकिंग सेल होती है, उनको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट मतलब फूला हुआ, अलग से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता रखती है। ठीक है, चावल के खेतों में पेडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं बेटा इनको हम, इनका इस्तेमाल हम इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। और ब्लू एल्गी कैन ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। तो देखो ये ब्लू एल्गी पानी में ग्रो करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जब पानी हटा देंगे मिट्टी में आके मिलेगा, सड़ेगा, खाद बनेगा, उससे उस खाद के अंदर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी होगी। क्लियर?
और आपको बता दूं मैं, जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, ये जो फंजाई हुए, जिस फंजाई का इस्तेमाल आप जो है क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो फंजाई का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं किसके रूप में, माइक्रोराइजा कनेक्शन डेवलप करने के लिए, तो माइकोजॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी चाहिए आपको, तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कॉन्सेंट्रेट के रूप में प्रेजेंट है उसका केमिकल के, आपको फॉस्फोबैक्टीरिया मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको के। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, कई सारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल है जो प्यूरिफाइड फॉर्म में, कई स्पोर के फॉर्म में, कई एक्सट्रैक्ट के रूप में, कि जो बायो फर्टिलाइजर से केमिकल निकाल लिया उसका आप सीधा यूज कर सकते हैं। और वो जो केमिकल है वो नेचुरल केमिकल है, वो आपके जो है वो लेबोरेटरी में बनाए गए हार्मफुल केमिकल के समान नहीं है। ये जो भी चीज मिल रही है आपको, ये सब नेचुरल है और प्रकृति में जाता है, अपना गुड इफेक्ट देता है और अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है। ए नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट. Farmer use these regularly in their field to replace soil nutrient and reduce dependence on the chemical fertilizer. के आज जो है हम अब देखो आज क्या है, किसान की अवेयरनेस बढ़ी है, सरकार ने भी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, लोग अवेयर हो गए और इंटरनेट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, तो लोग जानते हैं अच्छे से कि अब हमको अपने खेतों में क्या इस्तेमाल करना है। तो आज मार्केट में कई तरह के बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है, किसान उनका इस्तेमाल करके अपनी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बगैर केमिकल के यूज करे भी खेती करना संभव है। एंड देखिए इस एक बड़े से खेत में हम देख रहे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है, बड़ी अच्छी सी फसल लहरा रही है, और ये जो खेत है ये एक ऑर्गेनिक, यस वी कैन फीड द वर्ल्ड ऑर्गेनिकली, बिल्कुल सही बात है। हम जो है का जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करें ना, तो भी हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसका पेट भर सकते हैं। हमें केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यदि हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपना लिया ना, तो बड़े पैमाने पर क्या होगा, उससे पॉल्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक कहानी के समान था, एक स्टोरी के समान था, खत्म हो गया। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस चैप्टर पे एक बड़ी अच्छी सी 1 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट की मूवी है बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स का, वो उसका मैंने लिंक एक बार कम्युनिटी पर शेयर किया था, और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक देखने मिलेगा, तो आप जो है वो मूवी को जरूर देखिएगा। उसको 1 घंटे में वो मूवी आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी और 100% सारे फैक्ट उसके एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ये जो चैप्टर है, इट्स लाइक ए स्टोरी, इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स फॉर दी अवेयरनेस। मालूम भी नहीं चला चैप्टर खत्म हो गया, सारे पॉइंट कवर किया हमने, और आपने बहुत सारे एमसीक्यू भी डीपीपी के अंदर लगाए हुए हैं बेटा, है ना। तो पढ़ते रहिए, जमकर मेहनत करते रहिए, और एग्जाम में इस बार फोड़ कराना है हमको। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.